से बैठे थे, मैं बैठी थी और उधर वो लड़का बैठा था जिससे निकाह हो रहा था। फिर उनके मौलाना आए थे जो लिख रहे थे निकाह। कुछ नहीं समझ में आ रहा था। जिस वक्त निकाह करवा रहे थे बैठ के, उस वक्त भी मैं रोती जा रही थी। तो मैं समझ ही नहीं पाई कि हलाला होता क्या चीज़ है। ये तो जब मेरे साथ गलत हो चुका तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा फ़ायदा उठाया गया। तो उसे शादी का नाम तो नहीं देंगे, उसे तो सीधे मैं बलात्कार का ही नाम दे सकती हूँ। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? वो एक ऐसा इशू है जो कि हमारी पॉलिटिक्स में 2014 के इलेक्शन तक तो डिबेट में रहने वाला है और ऑलरेडी हमारी जो रूलिंग पार्टी है उसने इसका डिस्कोर्स स्टार्ट भी कर दिया है। अब क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? आइए इन 3 वर्ड से समझने की कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब है कि सिमिलैरिटी, जब लोग एक दूसरे सिमिलर रूल्स हो, इस चीज़ को यूनिफॉर्म कहते हैं। जैसे कि आपकी स्कूल की जो ड्रेस होती है उसको यूनिफॉर्म क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बच्चे उसको पहन के स्कूल पहुँचे तो चाहे गरीब हो या अमीर हो सब एक जैसे लगे, इसलिए उसको यूनिफॉर्म कहा जाता है। फिर हमारा दूसरा वर्ड होता है हमारा सिविल। अब हमारे पास 2 टाइप के केसेस होते हैं, एक होते हैं हमारे क्रिमिनल केस और एक होते हैं हमारे सिविल केस। क्रिमिनल केस कौन से केस हुए? क्रिमिनल केस वो केस हुए जिनके अंदर कि आपको एक कोई पनिशमेंट, जेल की पनिशमेंट या 1 ईयर की पनिशमेंट या 2 ईयर्स की पनिशमेंट दी जाती है। लेकिन आपके सिविल केसेस वो होते हैं जिसके अंदर कि आपको कंपनसेशन देना होता है, ना कि कोई पनिशमेंट दी जाती है। जेल नहीं होती उन केसेस में। अब इसके अंदर कौन से होते हैं? मान लीजिए 2 लोगों के बीच में, कोई कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक सिविल केस है। फिर हमारे फैमिली मैटर्स जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के डिबेट में सेंटर्ड हैं, वो सारे जो हैं सारे सिविल मैटर्स वही होते हैं। जैसे कि आपका मैरिज का इशू हो गया, फिर डाइवोर्स का इशू हो गया, सक्सेशन का इशू हो गया, मतलब प्रॉपर्टी देनी है, फिर मेंटेनेंस का इशू हो गया। अगर 2 हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो गए हैं तो वाइफ अगर वर्किंग नहीं है तो उसको किस तरीके से कंपनसेट किया जाए ताकि उसका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। फिर अडॉप्शन का इशू हो गया कि आपको किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है, एक्सेट्रा। तो ये सब इश्यूज होते हैं हमारे सिविल इश्यूज, है ना। फिर हमारा होता है कोड। कोड का मतलब क्या हो गया कि आपका ये जो प्रोविजंस हैं या कुछ कस्टम्स हैं जो लिख दिए गए हैं। अब लिखने का फ़ायदा क्या होता है कि जो कोई कन्फ्यूजन हो ना वो हट जाती है। तो इसलिए अब यहाँ पर हमारी 3 वर्ड से बना यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब हम चलते हैं कि इस जो फैमिली मैटर्स हैं जो कि इस डिबेट का सेंटर है, इसमें इश्यूज क्या क्या हैं। सबसे पहले आते हैं मैरिज के इशू। मैरिज में सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी रह गई है क्योंकि हिंदू में हिंदू मैरिज एक्ट आ गया है, जिसके अंदर की आपके पता है आपका सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, हिंदूज तो हैं ही, फिर आपके कुछ वीर शैवाइट्स या फिर लिंगायत, ये सब आपके हिंदूज में कंसिडर किए जाते हैं और इनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लगता है, जहाँ पर कि एक से ज़्यादा शादी अलाउड नहीं है। क्रिश्चियंस के अंदर भी अलाउड नहीं है क्योंकि क्रिश्चियंस जब थे तो ब्रिटिशर्स ने अपने जो ब्रिटिश के रूल्स थे उनको ही क्रिश्चियंस के ऊपर लगाया था, जिसकी वजह से वहाँ भी एक से ज़्यादा शादी अलाउड नहीं है। सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी अभी रह गई है जिसके अंदर पॉलीगैमी अलाउड है, जो कि कुरान के अंदर लिखी गई है। और ऐसा लोग कहते हैं कि वो इसलिए लिखी गई थी क्योंकि जब पॉलीगैमी आई थी उस टाइम पर जो ये ट्राइबल एरिया थे जहाँ से इस्लाम का ओरिजिन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉर्स होते थे, ट्राइब्स जो थे आपस में फाइट करते थे, जिसकी वजह से जो है उस टाइम पर बोला गया कि बिकॉज सेक्स रेशियो जो है डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि वॉर में जाएंगे तो मैन जो जाएंगे वो मरेंगे ऑब्वियसली, तो इसकी वजह से ज़्यादा वुमेन बचेंगे और मैन कम बचेंगे। तो ये कहा गया कि आप एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं, 4 शादी कर सकते हैं, और ये भी कहा गया कि आप तभी शादी कर सकते हैं जबकि सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हो रहा हो और दूसरा आप सेम रिस्पेक्ट दूसरी वुमेन को दे सकें। अब सेक्स रेशियो आज की डेट में कुछ डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, सेम रिस्पेक्ट मुझे नहीं लगता कि अगर आप एक वुमेन जो है दूसरी वुमेन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, अनटिल अनलेस कुछ और इशू हो कि जैसे किसी वुमेन को रिप्रोडक्शन इशू हो रहे हो, तब ये चीज़ एक्सेप्ट की जा सकती थी। लेकिन आज की डेट में पॉलीगैमी जो है वो वुमेन की राइट्स के अगेंस्ट है। एक हिंदू वुमेन और एक मुस्लिम वुमेन, उन दोनों की कंडीशंस एकदम डिफरेंट हो गई हैं, क्योंकि जो मुस्लिम वुमेन है उसको हमेशा ये डर रहेगा कि मेरा हस्बैंड जो है मुझे मेरे सामने एक और वुमेन को लाकर मेरे घर में रख सकता है, जबकि हिंदू वुमेन को वो डर नहीं है, उसको पता है कि कभी भी दूसरी शादी नहीं होने वाली है। इसके पीछे लॉजिक कुछ ये दिया जाता है कि बहुत ही कम लोग हैं जो 4 शादी करते हैं या 2 शादी करते हैं। ओके, ठीक है, लेकिन ये प्रोविजन रहते हुए एक वुमेन के जो मेंटल स्टेट है उसके अंदर ये डर तो रहेगा ही हमेशा कि हाँ कभी भी मेरा हस्बैंड एक और शादी करके एक और वुमेन को इस घर में ला सकता है, तो वो डर भी क्यों रहना चाहिए। तो इसलिए ये पॉलीगैमी का जो प्रोविजन है ये हटना चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर इसको आना चाहिए। सेकेंड होता है हमारा डाइवोर्स का इश्यू।
डाइवोर्स का जो प्रोविज़न है वो अक्रॉस द कम्युनिटी काफ़ी यूनिफॉर्म है, एक्सेप्ट मुस्लिम्स के अंदर। मुस्लिम्स के अंदर इसलिए क्योंकि मुस्लिम्स के अंदर जो मैरिज है उसको एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह माना जाता है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि वो जन्मों जन्मों का साथ नहीं है, जस्ट एक दो लोगों के आपस बीच में अंडरस्टैंडिंग है और वो साथ में रह रहे हैं, और जब वो अंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी तो हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर वैसे तो ट्रिपल तलाक को ख़त्म कर दिया गया है, और भी तरीके हैं जिस वजह से मुस्लिम जो है डाइवोर्स ले सकते हैं, जैसे खुल है, जब वुमेन को डाइवोर्स लेना तो उसको खुल कहा जाता है, एक्सेट्रा। ईजी बनाया गया है वहाँ पर प्रोविजन को। लेकिन एक प्रोविजन ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा वुमेन के लिए डिमीनिंग है, और वो है निकाह हलाला। मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ ने डाइवोर्स ले लिया, लेकिन कुछ साल बाद उनको जाके या कुछ टाइम बाद उनको ये लगता है कि हमारा ये डिसीजन गलत है और हमें फिर से साथ में रहना चाहिए। अब वहाँ पर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर ये प्रोविज़न प्रोवाइड ही नहीं किया गया है। उसके अंदर बोला गया है कि आपको निकाह हलाला करना पड़ेगा, मतलब कि आपको 3 महीने के लिए किसी और के साथ शादी करनी पड़ेगी, फिर उससे डाइवोर्स लेना पड़ेगा और फिर से शादी करनी पड़ेगी। अब इसके पीछे कोई भी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग मुझे समझ में नहीं आई, ना मुझे मिला कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों ऐसा करना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली अगर कोई हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो जाते हैं और फिर से वो शादी करना चाहते हैं तो उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन है और ये डिमीनिंग है एक वुमेन के लिए निकाह हलाला करना। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि इस प्रैक्टिस को ख़त्म करना चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल चुके हैं कि इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। फिर आता है हमारा एडॉप्शन का इशू। एक्सेप्ट हिंदूज, बाकी कम्युनिटी के अंदर एडॉप्शन का प्रोविज़न ही नहीं। एडॉप्शन का प्रोविज़न नहीं है, लेकिन वहाँ पर गार्जियनशिप का प्रोविज़न है। अब एडॉप्शन और गार्जियनशिप में डिफरेंस क्या है? जब आप किसी को अडॉप्ट करते हैं तो जब आपका जो उसके पास जो राइट्स आते हैं वो वही राइट्स आते हैं जो आपके बच्चे को मिलने चाहिए। जैसे कि आपको सक्सेशन, मतलब कि अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी आपको मिलनी चाहिए, उस बच्चे को मिलेगी। लेकिन जब आप किसी के गार्जियन बनते हैं तो 18 साल के बाद उसके पास ये सारे राइट्स नहीं रहते हैं, मतलब आपकी प्रॉपर्टी उसके पास नहीं जा सकती। अभी जानबूझ के कम्युनिटी लीडर्स जो हैं 2 रीज़न देते हैं इसको करने के लिए। सबसे पहले वो कहते हैं कि हम अपना जीन पूल प्रिजर्व करना चाहते हैं, मतलब कि जो हम हैं हम सुपीरियर हैं और हम चाहते हैं कि कोई और जीन पूल का इंसान जो है इसको डिस्टर्ब ना करे। और दूसरा ये कहा जाता है कि जो हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल है वो नहीं चाहती कि जो प्रॉपर्टी हो वो डिवाइड हो, तो इस वजह से जब आप किसी को अडॉप्शन का ऑप्शन नहीं देते हैं तो जो प्रॉपर्टी है वो ऑब्वियसली उनके बीच में डिवाइड नहीं होगी। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि काफ़ी लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे, जो नॉन हिंदू लोग हैं उन्होंने जाके, और ये हमारा पारसी के अंदर, जूस के अंदर और मुस्लिम सब के अंदर ये प्रॉब्लम है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बोला गया कि हमें अडॉप्शन करना है, वी डोंट वांट गार्जियनशिप। तो लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ये वाली चीज़ को भी रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। चौथी चीज़ आती है हमारी मेंटेनेंस का इशू। अब मेंटेनेंस का इशू क्या है कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो जाते हैं और वुमेन अर्निंग नहीं है तो वो अपनी लाइफ को कैसे गुजारा करे, उसके लिए है मेंटेनेंस, जो कि एलिमनी भी कहा जाता है। अब हिंदूज के अंदर तो ये है कि आपको जो है उसको एलिमनी देना पड़ेगा और उसको मेंटेन करना पड़ेगा ताकि उसका लिविंग स्टैंडर्ड डिग्रेड ना हो। लेकिन मुस्लिम्स के अंदर जो है ये प्रोविज़न नहीं है। उसके अंदर क्या है कि एक मेहर की रकम दी जाती है। मेहर की रकम जो है शादी के टाइम पे डिसाइड होती है कि अगर आप लोग सेपरेट होंगे तो हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को इतनी जो है धनराशि देगा। और दूसरा क्या है कि जब तलाक हो जाएगा उसके 3 महीने तक उसको देखना है और उसके बाद उसको छोड़ दें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये वाला प्रोविज़न जो है ये वुमेन की जो राइट्स हैं, जब जो वुमेन सेपरेट हो जाती है और हस्बैंड सेपरेट हो जाती है तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो उसके घर पे है उनके भाई और जो पिता होते हैं वो खुद उसको रखना नहीं चाहते, फिर उसके पति की साइड से उसको हेल्प नहीं मिलती है। तो इस वजह से ये वाला जो प्रोविज़न है इसको ख़त्म करके कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में जैसे हिंदूज़ के अंदर जो एलिमनी का प्रोविज़न है वो चीज़ आनी चाहिए। अब इसके अंदर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो सक्सेशन वाली जो इशू है, अब उसमें क्या था कि जो हिंदू जो रूल है वो इस केस में काफ़ी डिग्रेडेड है। वो एक प्रोग्रेसिव लॉ नहीं माना जाता है, मतलब लॉ तो बन गया है लेकिन उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं की जाती है। मतलब जैसे कि जो वुमेन को प्रॉपर्टी में राइट्स मिलने का इशू है उसको कहते हैं सक्सेशन का इशू। आज की डेट में
जो हमारे पेट्रियार्कल रिडन सोसाइटी है वो वुमन को प्रॉपर्टी देने के एकदम फेवर में नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो जो अपने हस्बैंड के पास गई है अपने हस्बैंड के साइड से उसको मिल ही जाएगा। लेकिन इस चीज़ को रिफॉर्म कर दिया गया है, लॉ बना दिया गया है, बट स्टिल वुमेन अपनी इस राइट को एक्सरसाइज नहीं करती हैं। वो ये बोलती हैं कि मतलब उनको ये लगता है कि सोसाइटी में उनको बहुत बुरी नज़र से देखा जाएगा, और इनफैक्ट जो लोग इस चीज़ को प्रोविज़न को करते भी हैं उनको सोसाइटी में एक अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है। अब ये सोच है, ये पैट्रियार्कल सोच है। तो ये हो गए मोटे मोटे इश्यूज़ जो हमारे इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। इन कम्युनिटीज़ के अंदर जो प्रॉब्लम है उस चीज़ को रेक्टिफाई करना चाहिए। यहाँ पर जैसे एक पारसी कम्युनिटी की एक प्रॉब्लम है, जैसे आप JRD टाटा और स्मृति ईरानी इन सबको जानती हैं। वहाँ पर एक प्रोविज़न है कि अगर एक मैन है, पारसी मैन है, और वो नॉन पारसी वुमन से शादी करता है, तो जो उससे बच्चा होगा वो तो आपका पारसी होगा, लेकिन अगर पारसी वुमन नॉन पारसी मैन के साथ शादी करती है तो उससे जो बच्चा होगा उसको पारसी नहीं माना जाएगा। अब ये एक हमें लगता है कि जो इनइक्वालिटी काइंड ऑफ क्रिएट करती है, क्योंकि मैन को वो राइट है और वुमन को वो राइट नहीं है। मतलब उनसे जो बच्चा हो रहा है उसको पारसी क्यों ना माना जाए। तो इसको भी ये कहते हैं कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो इस चीज़ को भी इरेडिकेट कर दिया जाएगा और यूनिफॉर्मिटी ले आई जाएगी। अब आते हैं आर्गूमेंट्स के ऊपर। कुछ सबसे पहला जो आर्गुमेंट आता है वो ये बोलता है इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मल्टीपल रिलीजन, मल्टीपल कल्चर। अगर आप यूनिफॉर्मली लेके आएंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है, उससे पीस डिस्टर्ब हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडिया के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लॉज हैं जो कि अक्रॉस इंडिया एप्लीकेबल हैं इन डिस्पाइट द डाइवर्सिटी। हमारे इंडियन पिनल कोड है, हमारे CRPC है, और भी बहुत सारे लॉज हैं। जितने भी पेनल लॉज हैं वो अक्रॉस द इंडिया यूनिफॉर्मली अप्लाइड है। हमें तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और इनफैक्ट ये भी हमारा एक एवोल्यूशन है, क्योंकि जब अंग्रेज़ों से पहले जो था, जो हिंदूज था उनके ऊपर मनुस्मृति के लॉज लगते थे, और जो मुस्लिम थे उनके ऊपर शरीयत लॉज लगते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने आके दोनों के ऊपर सेम लॉज लगा दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि हम एक यूनिफॉर्मिटी इन डाइवर्सिटी ला सकते हैं। हम हर चीज़ के ऊपर टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ जहाँ पर कि बहुत ही ज़्यादा ग्लेयरिंग इनइक्वालिटी दिखती है, उन लॉज के ऊपर हमें यूनिफॉर्मिटी लाना चाहिए। फिर दूसरा आर्गुमेंट ये आता है आर्टिकल 25 और 26 जो कि फंडामेंटल राइट है, और वो हमें देता है धर्म की आज़ादी, रिलीजियस फ्रीडम। अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि रिलीजियस फ्रीडम आपको मिलती है विद सम रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन इसके साथ साथ आर्टिकल 14 और 15 भी है जो कि राइट टू इक्वालिटी बोलता है। अब आपने रिलीजियस फ्रीडम तो दे दिया, लेकिन उन दो वुमन के बीच में इनइक्वालिटी का क्या? एक हिंदू वुमन और एक मुस्लिम वुमन, जब उनके साथ इक्वालिटी नहीं हो रही है तो राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो रही है। तो वहाँ पर हमें राइट टू इक्वालिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है रादर देन राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। और हम हर एस्पेक्ट पे तो टच करने वाले नहीं है। रिलीजियस जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो हर एस्पेक्ट को टच नहीं करेगा, वो सिर्फ उन इश्यूज़ को टच करेगा जो कि क्लियरिंगली इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं वुमेन राइट्स के ऊपर। फिर कुछ लोगों का ये कहना है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, ये हिंदू सिविल कोड इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो यहाँ पर आई अग्री कि ये जो है ये मोटा मोटा जो है हिंदू सिविल कोड ही आने वाला है। लेकिन आपको ये देखना है कि हिंदू जो सिविल कोड है, जो हिंदू के जो लॉज बन चुके हैं, उनमें ऐसा कुछ प्रोविज़न है जो आपको लगता है कि वो आपकी जो है हिंदू लॉ के हिसाब से हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट जब आया था उस टाइम पर जितने रेडिकल हिंदूज थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था। जिस तरीके से मुस्लिम्स के ट्रिपल तलाक को जब टच करने की कोशिश की गई थी उस टाइम पर भी प्रोटेस्ट हुए थे, इस टाइम पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो जब भी आप ये रिफॉर्म लाने की कोशिश करेंगे तो प्रोटेस्ट तो होंगे ही। इवन कुछ लोग तो जब सती का एबॉलिशन कर रहे थे 1829 के अंदर, तब हिंदूज ने आके प्रोटेस्ट किया था, इवन वुमेन्स ने आके प्रोटेस्ट किया था। और ठीक है, तो ये जब भी आप रिफॉर्म लाने की कोशिश करेंगे तो ये आपको प्रोटेस्ट तो झेलने ही पड़ेंगे। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हिंदूज़ के अंदर हिंदूज़ की कम्युनिटी ने ही आवाज़ उठा के रिफॉर्म्स करवाए, जबकि ऐसी और कम्युनिटीज़ के अंदर से आवाज़ नहीं आई। और कुछ इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं। ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल खेलना था, इस वजह से उन्होंने मुस्लिम्स के जो पर्सनल लॉज था उनको रिफॉर्म करने के बजाय हिंदूज़ के लॉज में रिफॉर्म की, विच इज़ अ गुड थिंग। हिंदूज़ के लॉज में रिफॉर्म करना कुछ गलत बात नहीं थी, लेकिन आज की डेट में अगर आपको
सिविल कोड लाना है तो हिंदूज के जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड लॉज हैं आप उनको चेक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आप इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा हो या कुछ गलत प्रोविजन हो। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि जो ट्राइब्स हैं उनका क्या होगा, या गोवा में ऑलरेडी सिविल कोड है उसका क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये समझना है कि ट्राइब्स जो है वो इंटायरली डिफरेंट इशू है। जो ट्राइबल कल्चर होता है वो होता है अनटच्ड कल्चर, मतलब वो अपने स्फेयर में ही एक तरीके अलग वर्ल्ड में जी रहे होते हैं। उनके अंदर वो वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, आइडियाज ऑफ राइट्स अभी तक पहुंचे ही नहीं है। तो उन लोगों को अभी के लिए हमें टच करने की जरूरत नहीं है। वो जिस प्रोविजन से अभी रह रहे हैं उस तरीके से रहने दीजिए, क्योंकि हम क्रिश्चियंस को या मुस्लिम्स को या ज्यूज़ को ट्राइबल्स के साथ इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि इन जो रिलीजन है, जो मुस्लिम ज्यूज़ वगैरह ये रिलीजन है, ये ऑलरेडी डेमोक्रेटिक आइडियाज़ या राइट्स आइडियाज़ या मॉडर्न साइंस पढ़ चुके हैं और इनको ये चीज़ों के बारे में अवेयर हैं, जबकि ट्राइबल्स इन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है। अब अंडमान निकोबार की ट्राइब में जिनको जो अलग से एक सेक्लूडेड वर्ल्ड में रह रहे हैं, उनसे आप एक्सपेक्ट करो कि आप उनको ये समझाओ कि आपके जो वो ऊपर जो मैरिज के ये लॉज लगने वाले हैं, तो ये सब मुझे लगता है कि एक बहुत ही फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। तो ट्राइबल के लॉज को अभी हमें टच नहीं करना चाहिए। वो जैसे अपने कल्चर को प्रैक्टिस करें उनको कर लेना चाहिए। लेट अस सी हाउ आर दे गोइंग टू इंटरमिंगल विद द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, और जैसे वो उसके अकॉर्डिंग फिर उसके अंदर रिफॉर्म लाया जा सकता है। फिर गोवा के अंदर कहा जाता है कि वहाँ पर जो है पोर्चुगीज यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ऑलरेडी वहाँ पर सिविल कोड लगा हुआ है। तो उसके अंदर कहीं पर कुछ लोगों को बाईगेमी के जो प्रैक्टिस है वो अलाउ कर रखी है। तो उसके अंदर भी आपको अब रिफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी सर्वेस बताते हैं कि वो जो बाईगेमी है, वो जो प्रैक्टिस करने वाले हिंदूज हैं, वो ऑलरेडी बहुत ही कम है। और वो बनाया किस लिए गया था कि 25 की एज तक अगर कोई वुमेन प्रोक्रिएट नहीं कर सकती है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, तब उस वुमेन की परमिशन लेके वो एक और शादी कर सकता है, सो दैट उसकी जो है बच्चा हो सके। इस वजह से उन्होंने वो प्रोविजन बनाया था, जो कि अब आज की डेट में बहुत ही कम नंबर्स में लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो ये है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसको आज की डेट में हमें लगता है कि ये चीज़ जो है इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। जितने भी आप वेस्टर्न वर्ल्ड देख लीजिए, आप यूरोप के नेशंस देख लीजिए, आप यूएस देख लीजिए, वहाँ पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आ चुका है। इवन जो डाइवर्स नेशन है जैसे यूएस है, वहाँ पे फेडरल, वहाँ पे स्टेट लॉज चलते हैं, तो स्टेट्स के अंदर अपने अपने लॉज हैं सिविल कोड के लिए, लेकिन वो बाय एंड लार्ज प्रिंसिपली सेम है। तो हमें भी एक इक्वालिटी को प्रिंसिपल बना के, एक जेंडर इक्वालिटी को प्रिंसिपल बना के एक सिविल कोड बनाना चाहिए, जिसके अंदर जो बैड प्रैक्टिसेस हैं जो कि इनइक्वालिटी क्रिएट कर रही हैं, उस चीज़ को ख़त्म करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और ये हमारी प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल है। थैंक यू।